नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकी साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और पड़ोसी देश में बैठे आतंकी हैंडलर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस बात का खुलासा जैश ए मोहम्मद के एक गिरफ्तार आतंकी ने किया। जैश का यह ऑपरेटिव 6 फरवरी को दक्षिणी कश्मीर के शोपियां से गिरफ्तार किया गया था। जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने बताया है कि उसने पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर अजीत डोभाल के ऑफिस की रैकी की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकी ने दिल्ली में सरदार पटेल भवन और अन्य अहम ठिकानों की जासूसी की थी। इसका खुलासा होने पर अजीत डोभाल के ऑफिस और घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में अजीत डोभाल का अहम योगदान था। इसके बाद से ही वह पाकिस्तानी आतंकियों की हिट लिस्ट में रहे हैं। गिरफ्तार आतंकी हिदायत उल्लाह मलिक जैश के फ्रंट ग्रुप लश्कर ए मुस्तफा का चीफ है और गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए थे। और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के अनुसार कि पाकिस्तान के निशाने पर अब अजीत डोभाल है। ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो अजीत डोभाल को अब निशाना बनाने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स की गई हैं उसके बाद से ही पाकिस्तानी आतंकी लगातार अजीत डोभाल को अपना निशाना बनाने में लगे हुए हैं और ये जानकारी गिरफ्तार एक आतंकवादी से प्राप्त हुई है। रिपोर्ट के अनुसार इस आतंकवादी के द्वारा रैकी तक की गई है। अजीत डोभाल के कार्यालय की रैकी की गई थी। तमाम सूचनाएं इकट्ठा करने की यहां पर कोशिश की जा रही थी। हालांकि समय रहते इसे शोपियां से गिरफ्तार कर लिया गया। तो अजीत डोभाल के ऑफिस की रेकी की गई है। आतंकियों के निशाने पर अजीत डोभाल है और इसका साफ तौर पर बस एक ही कारण है। जिस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसके बाद से बौखलाए हुए हैं आतंकवादी और इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए अजीत डोभाल के खिलाफ अब ये आतंकवादी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार अजीत डोभाल को अपने निशाने पर लेने की योजना इन आतंकवादियों के द्वारा बनाई जा रही है। लेकिन शोपियां से जो आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है उसने तमाम अहम जानकारियां साझा की और उसी जानकारी साझा करने के दौरान ये बड़ी बात भी सामने निकल कर आई है। अब तमाम एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अजीत डोभाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके घर और कार्यालय के आसपास भी सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है। किसी भी तरह के रिस्क लेने के मूड में इस समय ना तो प्रशासन नजर आ रहा है, ना ही जो सुरक्षा जांच एजेंसियां हैं वो नजर आ रही हैं। अजीत डोभाल के अलावा तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं उनको भी इस समय सुरक्षित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अजीत डोभाल को लेकर ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा साजिश रची गई थी कि अजीत डोभाल को वो अपना निशाना बना ले। लेकिन समय रहते ये जानकारी खुलकर सामने आ गई है। जिस तरीके से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया दक्षिण कश्मीर के शोपियां से, उसके बाद से ये जानकारी मिल गई है कि अजीत डोभाल को निशाना बनाने की तैयारी पे थे। खुद जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने इस बात का खुलासा किया है। और इस मसले पर चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, एक बड़ा खुलासा हुआ है, अजीत डोभाल को अब निशाना बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के आतंकवादी। क्या वजह मानी जा सकती है? जिस तरह से एयर स्ट्राइक और स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ, क्या उसका ये एक बड़ा कारण है कि अब आतंकवादी निशाना बना रहे हैं डोभाल को? देखिए, ऐसा है, एयर स्ट्राइक वगैरह की बात तो है, वो तो चलेगी, पर आपको अजीत डोभाल का बैकग्राउंड को पता होना चाहिए। अजीत डोभाल पाकिस्तान में थे जी, और वो उन्होंने काफी जो उनके जो रिपोर्टिंग करी और भेस बदल के जो उन्होंने पाकिस्तान का हुलिया निकाला वहां से, तो इस तरीके से पाकिस्तानियों को डोभाल का पता है और वो नेशनल नेशनल सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, वो भी पता है। और जो अगर वो स्ट्राइक ना होती तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो निशाने में ना रहते। वो निशाने में हरदम रहेंगे और वही निशाने में नहीं है, बहुत लोग निशाने पे हैं। ये सोचिए मत कि सिर्फ क्योंकि उन्होंने वहां स्ट्राइक कराई थी तो अब निशाने पे आएंगे। आपके सारे के सारे जो चीफ्स हैं और एवरीबॉडी, ये सारे के सारे निशाने पे है। जहां
दांव लगेगा वहां पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, और इसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हो चुकी हैं सर, लेकिन आपसे जानकारी चाहेंगे ऐसे शख्स की जो वैसे ही इतना सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, उनकी रैकी किस तरीके से की जाती है? जैश के इस आतंकवादी ने यह भी जानकारी दी है कि अजीत डोभाल की लंबे समय से रैकी की जा रही थी, उनके कार्यालय, उनके घर की तमाम जगहों की रैकी की जा रही थी। देखिए ऐसा है, ये आप जान के आपको ये पता है कि हमारे को और पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में फर्क ये है, पाकिस्तान का आवाम मदद नहीं करता, हिंदुस्तान में स्लीपर सेल्स छुपे हुए हैं जी, अंडरग्राउंड एलिमेंट बैठे हुए हैं और रिलीजन का फायदा है उन्हें, धर्म का फायदा उठा रहे हैं, रेडिकल इस्लाम का फायदा उठा रहे हैं। हम नहीं उठा सकते, ये हमारे को वहां पे प्रॉब्लम है। इसके बावजूद भी हमारे लोग काम करते हैं। और अगर अब यहाँ पे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अगर लोकल अपने स्लीपर सेल्स का फायदा उठा रही है, वो लाजमी है। अगर हम जान के अनजान बनेंगे और जान के पब्लिक रिलेशन लैंग्वेज ऐसी बनाएंगे कि हमें पता नहीं है, वो दूसरी बात है। ये सारा का सारा हमको पता होना चाहिए, धर्म का सहारा बहुत है पाकिस्तान को। बिल्कुल मैं सर, ये नहीं कहता सारे इस्लाम वाले उनकी मदद कर रहे हैं, पर रेडिकल इस्लाम मदद कर रहा है। बिल्कुल सर, देखिए ये जानकारी मिल रही है कि ये रैकी का जो वीडियो है वो सरहद पार भेजा जा चुका है, यानी पाकिस्तान भेजा जा चुका है। क्या ये कोई बड़ी खबर है या इसे ऐसा देखा जा सकता है कि ये टेंशन वाली बात है कि पूरा रैकी का वीडियो, उनकी दिनचर्या का वीडियो बनाकर भेजा जा चुका है पाकिस्तान? बिल्कुल, ये सोच की बात है, ये सीरियस बात है। और पर ये कहना कि हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कैसे हो गया, ये आप आश्चर्य मत करिए। उनके पास भी उतने ही ट्रेंड लोग हैं जितने हमारे पास हैं जी। तो उनके क्वेश्चन नहीं है, उनको अमेरिकन ट्रेनिंग देते हैं, इजरायली ट्रेनिंग देते हैं। आपको पता होना चाहिए ये कहीं भी ट्रेनिंग ले सकते हैं और ट्रेनिंग उनकी पूरी है और उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। और मैं आपको बता दूं, आप हमारे डोभाल ही नहीं और भी लोग उनके सर्वेलेंस में हैं। हमारे को, हमारी इंटेलिजेंस को बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए और कोई भी ऐसा कदम है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। सर, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, पाकिस्तान के साथ क्या हमारे रिश्ते अब हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं, या पाकिस्तान अब उन देशों में शामिल हो चुका है जो कभी नहीं सुधरेगा? तमाम बार मुंह की खाली है, लेकिन उसके बाद भी इसी तरह की हरकतें जारी हैं। जिसकी पैदाइश शक और दरार के कारण पैदा हुई है, उसकी पूरी जिंदगी शक और दरार में रहेगी। दरार मीन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में दरार, हिंदू मुसलमान का दरार, ये है पाकिस्तान की पैदाइश का कारण। और ये इस चलेगा, आप इसको बिल्कुल नहीं रोक सकते। हां, बीच में थोड़ी शांति जरूर आएगी, पर आप ये सोचिए कि वो नहीं कर, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी इसी का तो सहारा लेके उठी जी रही है कि हिंदुस्तान प्रिडोमिनेंटली हिंदू हिंदुस्तान आपको चबा जाएगा, इसलिए हम हुकूमत में हैं, पाकिस्तान की आर्मी बोलती है। इसीलिए, और यही नहीं, कोई भी कंट्री, इस्लामिक देश देख लीजिए, सब इसी लाइन पे चलते हैं, कहीं डेमोक्रेसी नहीं होती। इस्लाम मिलिट्री रूल्स पे चलता है हर जगह। 95% of Islamic countries are on military rule, including Turkey, including Indonesia. Indonesia military rule ना भी हो, very close to military बहुत पावरफुल है। तो ये सारा का सारा इनका नेचर ऐसा होता है। The characteristic of a Islamic nation is like this. और पाकिस्तान में यही चलेगा, और इसीलिए हमारे कभी क्लोज नहीं आएंगे। हमारा हर वक्त टेंशन रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी कहेगी, अरे लोग अगर हम प्यार मोहब्बत हो जाए जैसे इंडिया और नेपाल में, तो लोग कहेंगे पाकिस्तान बनाया क्यों फिर? हिंदुस्तान का विभाजन क्यों हुआ? इनको ये जस्टिफाई करने के लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये बीच बीच में जो बयान दिए जाते हैं इमरान खान की तरफ से या कमर बाजवा की तरफ से कि अब तो वक्त आ गया है कि दोस्ती की राह पर आगे बढ़ा जाए, शांति स्थापित की जाए, इन बयानों का क्या मतलब समझा जाए? इस बयानों का मतलब है ये आपका उल्लू बना रहे हैं।
जब उनको कुछ नहीं मिल रहा, मार खा रहे हैं, तो और क्या है जिसको कहते हैं, ये मजबूरी का नाम है। क्या कहते हैं वो जो हम अच्छे हो गए हैं, ये मजबूर हो गए अच्छे हो रहे हैं, और जहां इनका दाव लगेगा वहां आपको उल्टा लगाएंगे। तो इसलिए हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। ये ठीक हो ही नहीं सकते। आपको चौकस 24 घंटे रहना पड़ेगा, और आप इनका ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। जहां डिप्लोमेसी जहां तक चलती है आप चलाइए। आपके गजल सिंगर और ये फिल्मी सितारे वगैरह आते जाते रहेंगे, क्रिकेट मैच खेलते रहना। और बाय द वे, ये लोगों के अंदर नहीं है, ये उनकी गवर्नमेंट का पॉलिसी है। जहां के पाकिस्तान के वैसे लोग तो चाहते भी नहीं है कि कई लोग विभाजन नहीं चाहते थे। पंजाब में विभाजन पसंद ही नहीं था उनको। यहां तो हमारे मुहाजिर जो यहां से गए हैं वो विभाजन लेके गए हैं। तो सारा का सारा गेम वो है। तो आप जो मर्जी कर लीजिए, आपको वो रीजन वही रहेगा। हिंदुस्तान पे शक करो, हिंदू हिंदुस्तान है, खा जाएगा। बिल्कुल, दुश्मनी पहले से थी सर, और धारा 370 हटाना का जो ये निर्णय रहा, उसने आग में घी डालने जैसा काम किया है। धारा 370 हटाने का फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, धारा 370 मैं इसलिए ऐसे देख रहा हूं बड़ी हैरानगी से कि 50 साल पहले क्यों नहीं हुआ, इतनी देर चुप क्यों रहे, मेरे को और आपको इसका ज्ञान क्यों नहीं था। जी, आपको तो यह भी नहीं पता कि वहां पे कश्मीर में क्या हो रहा है, वहां पे रोशनी एक्ट क्या थी, आपको पता भी नहीं थी। बिल्कुल। और शायद अभी भी नहीं पता हो। और आपको यह भी नहीं पता होगा कि जो 2500 फैमिलीज पंजाब से लेके आए थे, जो कि स्वीपर का काम जिनको कराया जाता था, उनको उसी तरीके से रखा है उन्होंने। नौकरी नहीं लग सकती उनकी कहीं भी, वो सिर्फ मेहतर का काम करेंगे। ये का आपको किसी को नहीं पता था। मैं हैरान हूं, मैं रह के आया हूं कश्मीर में, मुझे नहीं पता था। हम इतने अंधकार में रहे हैं। तो आप बताइए कैसे ठीक हो सकता है। हमारा जो है कश्मीर का प्रॉब्लम इस्लाम को लेके है, पाकिस्तान का विभाजन इस्लाम को लेके है, बांग्लादेश का बनना इस्लाम के कारण था, बांग्लादेश का टूटना इस्लाम के कारण था। तो ये सारा का सारा, क्योंकि जब दो रिलीजन में नफरत पैदा होती है, ये हाउ होता है। खैर, बांग्लादेश का तो दूसरा रीजन था, वहां तो बंगालियों को मुसलमान ही नहीं समझते, तो यह प्रॉब्लम थी। बिल्कुल। बख्शी साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अभी आप क्या देख रहे हैं, आने वाले कितने समय तक हमारा देश इसी तरीके से आतंकवाद से लड़ता रहेगा? बहुत परेशान है, आतंकवाद ने सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ है, और कितने साल तक हम इस समस्या से ऐसे ही जूझते रहेंगे? देखिए, आपका देश ही नहीं लड़ रहा, सारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इस्लाम पे चल रहा है। 98% जी, सारा इस्लाम है। ISIS क्या है? ISI मदद कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी इस्लाम के नाम पे जिंदा है, नहीं तो पाकिस्तान की आर्मी अभी तक घर चली गई होती, मतलब नॉर्मल आर्मी की तरह होती, और सारा के सारे झगड़े खत्म हो जाते। क्योंकि मुल्ला एलिमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी के साथ और तालिबान के साथ मिलकर ये होने नहीं देगा कि कहां पर जहां फैलसूफी आई हिंदुस्तान के साथ में, वहां सब कुछ नजारा हो जाएगा। उनकी नौकरियां चली जाएंगी, उनकी रोटी चली जाएगी। 85% ऑफ पाकिस्तान की जो तिजारत है वो पाकिस्तान आर्मी चला रही है, और पाकिस्तान की आर्मी हुकूमत इस्लाम के नाम पे हुकूमत है, और सब इसको सबको पता है। बिल्कुल, और लगातार इसका असर भी हम देख रहे हैं। और पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से यह आतंकवाद फैलाया जा रहा है, हमारे साथ साथ कई और ऐसे देश भी हैं जो इस पूरी समस्या से जूझ रहे हैं। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि अजीत डोभाल को लेकर जो कुछ भी जानकारियां निकाली गई है, उसका क्या कुछ असर आने वाले समय में देखने को मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। मैं ये बोल रहा हूं कि अभी जो अजीत डोभाल साहब का जो किस्सा आप सुना रहे हैं जी, इसको दूर करने के लिए हमको सारा का सारी जो पूरी इंटेलिजेंस को रिवैम्प करना है। आपने मेरे से ये नहीं पूछा क्या करना है। सारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को अब हमने एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करनी होगी। हमारी इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं,
इतने और सारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं बॉर्डर के ऊपर, उनके ऊपर इतने अलग अलग महकमे हैं कि लोग ये जो आने वाले जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। इन सबको दूर करने के लिए कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड कमांड एंड कंट्रोल टोटल एक चेन में होना चाहिए, और सर्वेलेंस इक्विपमेंट जितना ज्यादा हो। हमको इस समय यूएवीज मतलब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की जरूरत है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जरूरत है। इनको खत्म करने का यही तरीका है, 24 घंटे चौकस। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने भी कहा कि एक शख्स नहीं है, पता नहीं कितने शख्स जो है पाकिस्तान की अभी जो है निशाने पर हैं। तो क्या उन तमाम चीजों के लिए निपटने का यही रास्ता है जो आपने सुझाया है? देखिए, और कोई रास्ता हो नहीं सकता जी। आप कोई भी बात कर लीजिए, कोई भी मीटिंग कर लीजिए, जहां उनका मौका लगा वो कर देंगे, और 18 साल से कर रहे हैं। मैं अब देख रहा हूं, आप पहाड़गंज का एक्सप्लोजन भूल गए, रेलवे स्टेशन का, आईएनए मार्केट का, लाजपत नगर का 6-6 फुट गड्ढे हो गए थे जी। आज किसी को, हम सब, हमारी मेमोरी इतनी कमजोर है कि हम सब भूल जाते हैं। अब आपको मैं बता दूं, जब तक हम अपना पूरा का पूरा सिस्टम को बदलेंगे नहीं, अपना रवैया नहीं बदलेंगे, और एक साथ हमको ये पता होना चाहिए, आप इनको जो देश धर्म के नाम पे बना होता है उसमें आप विश्वास नहीं कर सकते। अगर आज हिंदुस्तान धर्म के नाम पे बन जाएगा, आप उसमें भी विश्वास नहीं करेंगे। और हम तो उस राह में लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। धर्म के नाम पर तो यहाँ पर सियासत होती है, ये तो आप भी देख रहे होंगे सर। तो ये पूरा सिस्टम बदलने में कितना समय लगेगा? जी, आप देखिए क्या स्टैंडर्ड है सियासत का। भारत इतना पीछे कैसे रह गया है। बिल्कुल। अभी तक हम एक राइफल नहीं बनाते, एक टैंक नहीं बनाते, आप कोई इंजन नहीं बनाते, स्कूटर का इंजन नहीं बनाते। क्या कर रहे हैं? सिर्फ सियासत कर रहे हैं। कभी एक इलेक्शन, कभी दूसरा इलेक्शन, बाय इलेक्शन, एक हड़ताल, दूसरी हड़ताल, तीसरी हड़ताल, यही हो रहा है। और क्या आप बताइए। हम अपने को धोखा देने के लिए कहते हैं हम ये कर रहे हो, कर रहे। अभी तक आपके पॉवर्टी इतनी है, आप पॉवर्टी के लिस्ट में कितने नीचे हैं। आप कोई बात देख लीजिए, वो सब इसलिए है क्योंकि हमने चूक कर दी है। अपनी जो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो या तो जात पे है या रिलीजन पे है, फिर फायदा क्या। तो राजनाथ सिंह के भाषणों को कैसे देखा जाए? लंबे लंबे भाषण देते हैं कि अब हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं, अब हम इसका निर्माण करेंगे, हम उसका निर्माण करेंगे। नहीं, वो आप बात मानिए, पिछले 6 साल में बहुत बदलाव आया है जी। इतना बदलाव आया कि मैं हैरान हूं। वो इसलिए हुआ है कि लीडरशिप हमारी जो है मोदी साहब की, वो इसके कारण हुआ है जी। और अगर कोई और होता ये हो नहीं सकता था। ये क्यों है, उनका कैरेक्टर में क्या बात है, कैसी बात है, ये स्टडी करनी पड़ेगी। पर मैं एज अ फौजी बता रहा हूं, ये कोई नहीं कर सकता था जो अभी, पर ये सिर्फ 4-5 साल में हुआ है जी। ये बड़ी जो चीज है, इसको अभी मोदी साहब को इस सिस्टम को 7-8 साल लगेंगे। पूरी ब्यूरोक्रेसी को चेंज करना, जो मैंने आपको बोला सबको करना। हम स्वावलंबी बनेंगे, मेक इन तहत भारत होगा। अभी रफाल 5 आए हैं और हमने ढिंडोरे पीस दिए हैं। हमको कम से कम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। 5 स्क्वाड्रन्स चाहिए हमें सारी, कोई इक्विपमेंट नहीं बना रहे अभी तो एलसीए बनना शुरू हुआ है। आप 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं। तो अभी आपको इस बात से पूरी का पूरा अपने पे यकीन करिए कि लीडरशिप ऐसे चलनी है, हमें काफी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, तभी होगा। और अपने सेना का मनोबल बढ़ाना है। अभी सेना का मनोबल कैसे बढ़ेगा? राइफल बाहर की है। तभी मैं दोबारा आपको शेर बोल देता हूं, तिफल में बुआए क्या, मां बाप के एतबार की, दूध तो डिब्बों का है, तालीम है सरकार की। जब तक अपने घर की चीज नहीं होगी तब तक नहीं होगा। और आप जर्मनी को देख लीजिए, सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, सब अपने हथियारों से लड़ते थे, तब जीतते थे। मांगे हुए हथियार से बड़ा मुश्किल होता है 5 दिन की लड़ाई भी करना।
बिल्कुल सर, अब आखिरी सवाल है मेरा आपसे। सीधी सी बात है, रक्षा को सियासत से अलग रखना कितना जरूरी है? हम कितने ऐसे बयान देखते हैं जो कभी पाकिस्तान की हेडलाइन में चलते हैं तो कभी चीन की हेडलाइन में चलते हैं। हमारे देश के लोग पूछते हैं कि इस एयर स्ट्राइक की आप जरा सबूत लाकर दीजिए कि ये हुई थी या नहीं हुई थी। जब इस तरीके के सवाल अपनी ही देश की सेना पर खड़े हो जाएं, अपने ही देश के रक्षा के समझौतों पर खड़े हो जाएं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम? उस समय जब हमने ये सेंटेंस सुने थे, मैं बता रहा हूं, सुसाइड करने का दिल कर रहा था। जी। ये अपने ही लोग पूछ रहे हैं। 12 मिराज एयरक्राफ्ट रात के 2:30 बजे टेक ऑफ करके जाते हैं 150 फीट के ऊपर, कितने बेसों से बेस से ओवर हिमालय को टच करते हैं, लेफ्ट मुड़ते हैं, पूरे पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, वापस आ जाते हैं। लोग पूछते हैं आप गए थे कि नहीं गए थे? जी। ये जो मेरे को समझ नहीं आई, ये जब तक हम इस बात को निकालेंगे नहीं अपने मन से, स्वाभिमान की कमी है। और ये चीज मोदी साहब लेके आए हैं। मोदी साहब कोई जादू का डंडा नहीं लेके आए, वो अपना अभिमान और स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं हमारा, अपने देश के ऊपर किस तरीके से हमको अपने मातृभूमि को देखना है, वो फीलिंग ला रहे हैं। वो अभी तक कोई नहीं ला पाया था। अगर आप अपनी फौज को ही शक करते रहे और हर लड़ाई के बाद आपकी फौज के पेंशन कम हुई है, उसके ऑर्डर और प्रोटोकॉल प्रेसिडेंस कम हुआ है। मैं छोटी सी बात बता दूं, आपको समझ नहीं आएगी। जब मैं छोटा लड़का था, आर्मी का कैप्टन कलेक्टर के बराबर होता था, अब कलेक्टर कर्नल के बराबर है। यह फर्क है। वो पुलिस कप्तान अभी भी बोलते हैं कई स्टेट्स में, क्योंकि कैप्टन होता था, अब वो कर्नल बोल गया। आर्मी खुश है क्या? आपने अपने चीफ का प्रेसिडेंट सीनियरिटी कहां नीचे कर दी है? इसके बावजूद आपका सोल्जर लड़ने को तैयार है, क्योंकि उस बात की वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, मन में घूट पी के रह जाता है। बिल्कुल, बदलाव की बेहद जरूरत है और जब तक ये बदलाव नहीं होंगे इन समस्याओं से हम ऐसे ही जूझते रहेंगे। आपकी बात 100% सही है सर, बदलाव की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और कम से कम हमें रक्षा जैसे क्षेत्रों को तो सियासत से अलग रखना ही होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि अजीत डोभाल की रैकी की गई है और उनकी रैकी का ये वीडियो सरहद पार यानी पाकिस्तान भेजा जा चुका है। खैर, अब ये देखने वाली बात रहेगी कि सुरक्षा एजेंसियां जिस तरीके से इस समय अलर्ट मोड पर है वो किसी अनहोनी को ना होने दें। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी के मंगोलपुरी में बृहस्पतिवार को हुई युवक रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी राज्य में हिंदू खतरे में है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इन हत्याओं में पूरी जिम्मेदारी है। इनकी नाक के नीचे हत्याएं हो रही हैं और पुलिस होने दे रही है। इसमें बीजेपी और अमित शाह का क्या राजनीतिक फायदा? आप नेता ने कहा कि बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू बच्चों की जान ले रही है। हमारे बच्चों को इसलिए मत मरवाओ ताकि राजनीतिक रोटियां सेक सको। आम आदमी पार्टी ने एक बयान में आरोप लगाया कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था के हालात बिगड़ चुके हैं और ऐसी कई घटनाएं यह दर्शाती हैं कि गृह मंत्रालय दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम है। बयान में कहा गया कि हम निर्मम हत्या की निंदा करते हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय से दिल्ली के लोगों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास बहाली के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करते हैं। एक परिवार के सामने मंगोलपुरी इलाके के अंदर कुछ लोगों ने मिलकर परिवार के ऊपर हमला किया और उनके नौजवान बेटे रिंकू शर्मा उसकी बहुत बेरहमी से, बड़ी निर्ममता से हत्या की। इसमें कई सवाल जो हैं खड़े होते हैं, कई बातें हैं जिसके लिए सोच के एक विधायक के तौर पे और एक दिल्ली वासी के तौर पे मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं बाहर आती हैं। हमारी दिल्ली ऐसी थी नहीं। इस दिल्ली को क्या हो गया है कि रोज अखबारों में इस तरीके की हत्याओं की खबरें आम हो गई हैं। जब भाजपा सरकार में आई
एक समुदाय था जिसके मन में भाजपा को लेकर शंका थी। मुस्लिम समाज अक्सर सोचता था कि इनके राज्य में हम सुरक्षित नहीं हैं, उनको इनके ऊपर शंकाएं थी। मगर जैसे जैसे इनके राज को अब 6 साल हो रहे हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, इसके तो सैकड़ों उदाहरण हैं। खुद गुजरात के अंदर और दिल्ली के अंदर, अन्य इलाकों के अंदर ये उदाहरण है। फिर दलित समाज के अंदर ये बात आने लगी कि इनके राज्य के अंदर दलित भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, दलितों के ऊपर अक्सर हमले किए जाते हैं। और मुंबई से सटे मीरा रोड स्थित ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोड सेफ्टी माह चलाया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस बार भी फरवरी महीने में रोड सेफ्टी अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस लोगों को ट्रैफिक नियम पालन के साथ बाइक पर सवारी करते समय हेलमेट का महत्व समझा रही है और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बार इस अभियान में वैलेंटाइंस डे के मौके पर बिना बाइक सवारों को हेलमेट देकर उनको हेलमेट का महत्व समझाया जा रहा है। वैलेंटाइंस डे के मौके पर लोग अपनी प्रेमिका को चॉकलेट, टेडी बियर जैसे तमाम गिफ्ट देते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बचाने के लिए हेलमेट को गिफ्ट कभी नहीं करते। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले जितने भी कपल्स हैं उनको मुफ्त हेलमेट देकर उनकी जिंदगी का गिफ्ट उनके परिवार वालों को सौंपने का संकल्प लिया है। मुंबई से सटे मीरा रोड में करीब 1 महीने से रोड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो है मुंबई ट्रैफिक पुलिस सहित तमाम वो जो पदाधिकारी हैं वो लगातार रोड पर चलकर लोगों को सेफ्टी को लेकर अवेयर कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये गाड़ी है, इस पर तमाम तरह के हेलमेट लगाए गए हैं। ये हेलमेट कहीं शोभा के लिए नहीं बल्कि इसलिए लगाए गए हैं कि लोग हेलमेट का महत्व समझे और उसको जाने। ऐसे में मुंबई में जब लोग सुरक्षा के तहत रोड पर निकलते हैं तो किस तरह की उनको सुरक्षा का खासा ख्याल रखा जाए, इसकी जिम्मेदारी लगातार आरटीओ विभाग से लेकर ट्रैफिक पुलिस रखती है। ट्रैफिक पुलिस आए दिन रोजाना लोगों को अवेयर करती है कि किस तरह से रोड पे चलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाए, न कि फाइन से बचने के लिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग फाइन से बचने के लिए जो है हेलमेट लगाते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक पुलिस उनसे दूर होती है अपने हेलमेट को निकाल देते हैं। उसको लेकर मोशेस चिन्नप्पा फाउंडेशन द्वारा लगातार ये अवेयर किया जा रहा है कि आपको हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है। और ऐसे में जब पूरे देश में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा हो, अपने कपल्स को लोग तमाम तरह के गिफ्ट देते हैं, चाहे वो चॉकलेट जो टेडी बियर हो, तमाम गिफ्ट देते हैं, लेकिन लोग हेलमेट कोई नहीं देता है। ऐसी मांग करते हैं मोशेस, उनसे बात करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे कि किस तरह से वो अपनी मांगों को रखेंगे, पूरे रोड रास्ते में जाकर लोगों को अवेयर करेंगे। हाँ जी, देखिए मैं मीरा भाईंदर शहर में रहता हूँ। यहाँ की जो वातुक पूरी पुलिस की पूरी टीम है, 3 हफ्ते से वो बढ़िया काम कर रही है। डेली उनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, ट्रैफिक अवेयरनेस को लेके, रूल्स को लेके, सीट बेल्ट को लेके। पर आम जनता का यही एटीट्यूड है कि मेरे साथ नहीं होगा, मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना तो क्या हो गया, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। उनको हमेशा एक बहाना होता है, वो पछताते तभी है जब उनके घर में कोई हादसा होता है। और बड़ा ख़राब लगता है क्योंकि मैं शिवसेना से जुड़ा हूँ, सामाजिक कार्य में काफ़ी बिजी रहता हूँ। और मुझे जब खबर मिलती कि कोई गुजर गया और डॉक्टर कहता है काश उसने हेलमेट पहना होता। आप सोच सकते हैं एक 500 रुपये की चीज़ की वजह से तुम्हारी जान जाती है। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसको आप अपनी गलती की वजह से प्लीज़ नुकसान मत पहुँचाएं। केयरलेसनेस बहुत होता है। आप ट्रैफिक सिग्नल पे पुलिस को देखते हो, तुरंत आप हेलमेट पहन लेते हो, जैसे ही सिग्नल क्रॉस करते हो आप हेलमेट निकाल देते हो। आप मीरा भाईंदर शहर में देखो, बॉम्बे की तरफ में चले जाओ, दिन में 90% आपको मिलेंगे हेलमेट पहनते। जी बहुत बेहतर। राइट तौर पर मोशेस के साफ तौर पे कहना है कि वैलेंटाइन डे के मौके पर आप बाकी गिफ्ट दे या न दे, लेकिन हेलमेट जरूर दें। ऐसे में आप और आपकी पत्नी दोनों सुरक्षित रहेंगी जब आप रोड पे ट्रेवल करते हैं। ऐसे भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सर बताइए कि किस तरह का जागरूकता चला रहे हैं। ये हर साल में रास्ता सुरक्षा अभियान होता रहता है और ये साल में केंद्र से और महाराष्ट्र सरकार से हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में ये आदेश से काम करना जरूरी है। ये साल में 32वां रक्षा सुरक्षा अभियान चालू हो गया है। मीरा भाईंदर, विरार वसई पुलिस आयुक्त सदानंद दाते साहब और अपर पुलिस आयुक्त जय कुमार साहब और झोनवन काले साहब और HQ सागर साहब और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश भामे साहब यांच्या आदेशाखाली मीरा भाईंदर में हम लोग पुलिस अधिकारी, पुलिस अमलदार सब ये हम लोग सब इकट्ठा होके हर नाके पे
और भाईंदर ईस्ट वेस्ट रेलवे स्टेशन पे हम लोग ये हमारा जो ये फंक्शन चालू किया है, जिसके घर पे मोटरसाइकिल है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी है। मोटरसाइकिल वाले ने अपना हेलमेट पहनना जरूरी है, 4 व्हीलर गाड़ी है उसने सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। ये लगाना जरूरी है, नहीं लगाएगा तो क्या होता है, बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो पूरा परिवार तो दुखी हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा। इसके लिए हम ये जन जागृति चालू किया है। अरे हमारे 32वें राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान में सब मीरा भाईंदर की सब संस्था ही शामिल हुआ है। तो जाए तो वॉलंटियर डे के मौका है और किसी महिला से बात ना किया जा। बताओ और महिला आप क्या कहेंगी, जिस तरह से उन्होंने मॉडरेटर ने बताया कि एक महिला के साथ एक पुरुष की जो जिम्मेदारियां होती है दोनों का सर्व निर्वाह करना चाहिए, ऐसे में आप लोगों को खुद अवेयर करते हैं, क्या कहेंगे ऐसे मौके पर? सर मोदी सर ने बराबर बोला है। बहुत सारे बहुत टाइम पे हम लोग को मैसेज देना चाहिए हस्बैंड को कि आप वेयर करो, क्योंकि उनका जिम्मेदारी उनका ही ज़्यादा रहता है। कि बहुत सारे 50% लोग जेंट्स लोग बाहर ड्यूटी करते हैं, तो घर जैसे बहुत सारे हादसे में घर का जो मेन पर्सन होता है उनका ही एक्सीडेंट होता है। और बहुत सारे केसेस हमारे इधर आते हैं और बहुत दुख होता है कि काश इन्होंने हेलमेट पहनना होता। बहुत सारे लोग हेलमेट पुलिस फाइन के लिए पहनते हैं और उसमें क्लिप नहीं लगाते, बल्कि उसमें क्लिप रहता है, वो क्लिप लगाना चाहिए। तो कुछ हादसे में ऐसा भी है, हेलमेट पहना है पर क्लिप नहीं लगाया, हेलमेट एक साइड में जाता है, आदमी एक साइड में गिरता है और हादसे में जान जाता है। और बहुत सारे बाइक में हेड इंजरी होता है और बचने का चांस 90% नहीं होता है। तो हमारा जो अभियान चालू है, तो सब मीरा भाईंदर वैसे को यही रिक्वेस्ट है कि आप हेलमेट पहनो। थैंक यू। जाहिर तौर पर आप देख पा रहे हैं कि बतौर महिला ट्रैफिक अधिकारी का कहना है कि जब आप कोई भी त्यौहार मनाते हैं, खास कर वो त्यौहार जब एक हस्बैंड और वाइफ के लिए मतलब वैलेंटाइन डे हो, तो वो उस विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा का खासा ख्याल रखें। कैमरा पर्सन सुखबिंदर सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। और इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।